माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ये है सिंगल शॉर्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग इंजाइम्स का चैप्टर को कम्प्लीटली कवर करेंगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर में हम लोग एमडीकेट और एफएससी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, लेकिन इसमें एफएससी से रिलेटेड ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जबकि एमडीकेट में इसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और इसी के साथ साथ इनहिबिटर्स के टॉपिक्स ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन एमडीकेट के लिए भी कुछ भी छोड़ना तो नहीं है, हम लोग सारा कवर करेंगे। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते जाएंगे। स्पीड थोड़ी सी हम लोगों की ज़्यादा रहेगी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो इंजाइम्स की टर्म है ये कहाँ से डिराइव हुई और इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया। तो इंजाइम्स की जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसको हम लेवेंट या फिर यीस्ट कहते हैं। इन यीस्ट यानी कि यीस्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। इंजाइम्स का जो ओरिजिन है वो हमेशा से लिविंग सेल रहा है और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। इंजाइम्स की जो टर्म है वो इंजाइम्स की टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई वेहलम कोने ने 1877 में। और फर्स्ट इंजाइम जिसने डिस्कवर किया वो दो साइंटिस्ट हैं, पायन एंड परसॉस, जिन्होंने जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स से इंजाइम्स डिस्कवर किए 1833 में और इसको डायस्टेस कहा। ठीक है। इंजाइम्स के नेचर को डिस्कस करते हैं कि इंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन होते हैं, लेकिन इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। वो भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं और कैसे हम उसको नेम करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले इनका फंक्शन देख लेते हैं कि इंजाइम्स का जो फंक्शन है वो है कैटालिस्ट, यानी कि इसको स्पीड अप करना, केमिकल रिएक्शंस को, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करना। एक बात याद रखें कि जो इंजाइम्स हैं वो कभी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होते। कंज्यूम नहीं होते से क्या मुराद है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने एक इंजाइम लिया और वो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते करते ख़ुद भी वो ख़त्म हो गया या उसकी क्वांटिटी कम हो गई या वो यूज़ हो गया। ये केमिकल रिएक्शंस को कैटालिस्ट तो ज़रूर करते हैं, कैटालिस्ट के तौर पे ज़रूर काम करते हैं, स्पीड अप ज़रूर करते हैं, लेकिन ये इसमें कंज्यूम नहीं होते। यानी कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद ये प्रोडक्ट से अलग हो जाते हैं एज इट इज़। ठीक है। मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। कुछ और भी होते हैं, जैसे कि कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है। और जो एंजाइम्स हैं वो अपने नेचर में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। नेचर में स्पेसिफिक होने से क्या मुराद है, यानी कि एक टाइप का जो एंजाइम है वो एक टाइप के केमिकल रिएक्शन को ही स्पीड अप कर रहा है। ठीक है। एंजाइम्स के बगैर रिएक्शंस बहुत स्लो स्पीड पे होते हैं, इतने स्लो स्पीड पे हो जाते हैं कि हम उनको नियरली इम्पॉसिबल कंसीडर करते हैं। ठीक है। एक बात यहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे कि इंजाइम्स जो हैं वो थर्मोलायबल कैटलिस्ट हैं। थर्मोलायबल कैटलिस्ट ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाए तो इंजाइम डिकम्पोज हो सकता है, डिस्ट्रक्ट हो सकता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है, उसके बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तभी इंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्टॉप भी हो सकती है और रिटार्ड भी हो सकती है। तो इंजाइम्स को वर्क करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर्स रिक्वायर होती हैं। डिफरेंट इंजाइम्स को वर्क करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स काम कर रहे हैं उनके मोस्टली टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। इंजाइम्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में हैं, और वॉशिंग पाउडर्स में भी इंजाइम्स यूज़ होते हैं। बहुत सारे टैनिंग फैक्ट्रीज़ में इंजाइम्स यूज़ होते हैं और फूड इंडस्ट्रीज़ में इंजाइम यूज़ होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स काम कर रहे हैं। हर हर फील्ड में इंजाइम के हम लोगों को फंक्शंस नज़र आएंगे। हम लोग पीटीपी से सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है वो इससे मुतल्लिक क्या कहती है। तो देखें, इंजाइम्स are the most important group of proteins which are biologically active. They tremendously increase the efficiency of biochemical reaction and are specific for each type of reaction. Without these enzymes, reaction would proceed at a very slow speed, making life impossible. Enzymes hundreds of amino acids से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं और enzymes भी बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और कॉइल होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अब एक और बात कि हम लोग समझते हैं कि पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है। एंजाइम का एक स्मॉल पोर्शन है। ठीक है। उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट कुछ अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है। बाकी सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं। इस छोटी सी साइट जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, यहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है।
और कुछ एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर किस लिए ज़रूरी होता है? एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और कोफैक्टर का फंक्शन क्या है? कोफैक्टर एंजाइम और सबस्ट्रेट। अब सब पूछेंगे ये सबस्ट्रेट क्या भला है? तो सबस्ट्रेट वो मटेरियल या वो सब्सटेंस है जिस पर एंजाइम ने रिएक्ट करना है और उसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो एक ब्रिज के तौर पे काम करे, ये जो कनेक्शन है वो कोफैक्टर की वजह से है। ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं जो कि कैटालिसिस करते हैं। बाज़ औक़ात कोफैक्टर केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो केमिकल एनर्जी ना मिले तो फिर रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड पे होता है, या फिर उस केमिकल रिएक्शन इतना स्लो होता है कि हम उसको नियरली इम्पॉसिबल भी कंसीडर करते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता नेचर में। कुछ एंजाइम्स में कोफैक्टर जो है वो मेटल आयंस भी होते हैं। मेटल आयंस कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है। और डिटैचेबल कोफैक्टर, ऐसे कोफैक्टर्स, डिटैचेबल ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो अलग हो सके। ठीक है। वो कोफैक्टर जो अलग हो सके उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। और एक्टिवेटर कहलाए जाने की एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो इनऑर्गेनिक आयन होना चाहिए। एमडीकैट में पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कोफैक्टर टू बी कॉल्ड एक्टिवेटर। ठीक है, कि एक्टिवेटर कहलाए जाने के लिए कोफैक्टर की क्या नेसेसरी कंडीशन है? तो वो कंडीशन है कि इसका इनऑर्गेनिक आयन होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, डायग्राम देखेंगे, ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है और ये एक स्मॉल सा पोर्शन है, इसको हम एक्टिव साइट कह रहे हैं। और ये कोफैक्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है जिसने आके यहाँ एक्टिव साइट के साथ अटैच होना है। ये देखें, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है ESC। और फिर ये हमारा प्रोसेस कैटालाइज हुआ और ये एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट, ये कोफैक्टर और प्रोडक्ट्स अलग हो गई हैं। तो कोफैक्टर और एंजाइम बार बार यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड, इट इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, यानी कि टाइटली बॉन्डेड है या परमानेंटली अटैच है एंजाइम के साथ और डिटैच नहीं हो रहा रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है आयरन कंटेनिंग पोरफायरन रिंग। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल। और जो उसका हेड होता है वो पोरफायरन रिंग से मिलकर बना होता है, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। जो आयरन कंटेनिंग पोरफायरन रिंग है अटैच टू सम एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम्स। ठीक है, जो साइटोक्रोम्स में भी एंजाइम्स के साथ अटैच होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि लूजली अटैच है एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ, उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, कोएंजाइम्स मोस्टली डेरिवेटिव होते हैं विटामिन्स के। उनकी एग्जांपल्स है जैसे कि NAD है, ATP है या FAD है। ठीक है। Only small quantities of vitamins are needed because like enzyme, coenzyme can be used again and again. एंजाइम और कोएंजाइम बार बार यूज़ हो सकते हैं। इसी वजह से ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इन्होंने कंज्यूम नहीं होना और बार बार यूज़ हो सकते हैं। ऐसा एंजाइम जिसका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया जाए उसको एपो एंजाइम कहते हैं। एपो का मतलब होता है एम्प्टी और एंजाइम। एडिंग द करेक्ट कंसनट्रेटेड कोएंजाइम यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट। एपो एंजाइम की नेचर जो होती है वो प्रोटीन होती है, उसमें से हमने नॉन प्रोटीन पार्ट तो निकाल दिया है, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर जो है या कोएंजाइम जो है वो उसके नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। जब हमने नॉन प्रोटीन पार्ट को रिमूव कर दिया है तो पीछे एपो एंजाइम जो बचा है वो एपो एंजाइम सोली प्रोटीन है। ठीक है, एपो एंजाइम 100% प्रोटीन है। और उसके अंदर अगर एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट के अंदर हम करेक्ट कंसनट्रेशन में कोएंजाइम को ऐड कर दें तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो जाती है, यानी कि एंजाइम दोबारा प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देता है। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज नोन एज होलो एंजाइम। जो वर्ड होलो है इसका मतलब है कंप्लीट या होल। ठीक है, नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो होलो है यानी कि कंप्लीट एंजाइम है वो होलो एंजाइम यानी कि जो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम लोग इनकी लोकेशन को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट। समटाइम्स एंजाइम्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होते हैं। समटाइम्स जो एंजाइम है वो सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि राइबोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, इस टाइप की ऑर्गेनेलिस हैं, उनके साथ टाइटली बाउंड होती है।
दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। अब देखें कि इंजाइम का ओरिजिन मैंने आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट करने से भी पहले बता दिया था कि जो इंजाइम का ओरिजिन है वो हमेशा लिविंग सेल रहेगा, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर यूज़ इन और नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, यानी कि ये सेल के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं और सेल के बाहर भी यूज़ हो सकते हैं, इन एंड आउट ऑफ द सेल। द एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। अंडरस्टूड सी बात है कि क्लोरोप्लास्ट में फंक्शन परफॉर्म करना है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है तो ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। और ऐसे एंजाइम्स जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसका फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ऐसे एंजाइम जिन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स इंजाइम जो हैं जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है वो राइबोसोम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स का इंटेग्रल पार्ट होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस और ऐसे इंजाइम जिन्होंने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करती हैं वो राइबोसोम्स का ही इंटेग्रल पार्ट होंगे। इंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि इंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। ऑल इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर यानी कि ग्लोब की तरह की इनकी शेप होती है, सर्कुलर स्फेरिकल टाइप शेप होती है तमाम इंजाइम्स की। इसके अलावा राइबोजाइम्स भी होते हैं जो कि आरएनए से मिलकर बने होते हैं। आरएनए और ग्लोबुलर प्रोटीन मिलकर राइबोजाइम्स बनाते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन का रेट तो बढ़ा देते हैं लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, और इनकी प्रेजेंस की वजह से जो एंड प्रोडक्ट है, जो हमें प्रोडक्ट रिसीव होनी है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, उस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन द रिएक्शन, यानी कि एक सिंगल एंजाइम एक सिंगल केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है या रिलेटेड रिएक्शन के ग्रुप को भी कैटालाइज कर सकता है, यानी कि रिलेटिव रिएक्शंस चल रहे हैं, सिमिलर रिएक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप है तो उनको एक तरह का एंजाइम भी कैटालाइज कर सकता है। और दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। समटाइम्स इंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर। कोफैक्टर हमने डिस्कस किया कि नॉन प्रोटीन पार्ट है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आ गई, तो हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और वो अब इंजाइम का जो काम है ना वो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। देखें, एक रिएक्शन हो रहा है विदाउट इंजाइम, तो उसको इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन की आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। अब मैं कलर चेंज करके आपको बताऊंगी कि अगर इसी रिएक्शन में हम लोग इंजाइम को ऐड कर दें तो फिर इस तरह एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह कम होगी। अब ये विदाउट कैटालाइज्ड रिएक्शन था रेड से, अब मैं जो ब्लू से लाइन ड्रॉ करूंगी वो होगा कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो ये देखें, ये है विद इंजाइम, इसके लिए हमें इतनी सी एनर्जी चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, ये किस वजह से कम चाहिए, क्योंकि इंजाइम ने रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। ये रेड वाला जो पाथवे है ये विदाउट इंजाइम है और ब्लू वाला पाथवे जो है ये विद इंजाइम है। साथ ही जल्दी जल्दी येलो ब्लॉक देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है कि समटाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं हमारे डियर फ्यूचर डॉक्टर्स कि अगर वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म में रहें तो वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं, पोटेंशियली डैमेजिंग हो सकते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट एक एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। इस एंजाइम का फंक्शन होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। और हमारा जो स्टमक है वो भी एक बेसिकली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। मस्कुलर यानी कि प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। अगर अब पेप्सिन जो है वो अपने एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रिलीज हो जाए, पेप्सिनोजिन बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म है और इसकी एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, ठीक है। अगर ये पेप्सिन की फॉर्म में ही रिलीज कर दिया जाए तो ये इतना डैमेजिंग होता है कि ये स्टमक की वॉल्स को भी डैमेज कर देता है, ठीक है। ये इसलिए पेप्सिडोजिन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और जब ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को तो फिर ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिडिक कंडीशंस में काम करता है, यानी कि pH 2.0 पे काम करता है, उस कंडीशंस में ये पेप्सिनोजिन को एक्टिव कर देता है और इसको पेप्सिन बना देता है।
या फिर पेप्सिनोजेन, स्मॉल अमाउंट में पेप्सिन हमारे स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उससे भी पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से भी पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जल्दी से हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कैटालिसिस का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताऊंगी कि एंजाइम का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, टर्शरी एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कैटालिटिक स्ट्रक्चर होता है बहुत सारे एंजाइम्स का वो टर्शरी होता है और ग्लोबुलर होता है। और आप लोग ये एमसीक्यू याद रखेंगे, ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा एमडीकैट में रिपीट हुआ है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स में। बेसिकली इस तरह का एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द टर्शरी स्ट्रक्चर्स। तो आप लोग चूज करेंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि एक प्रोटीन चेन होती है, उसकी एक बैकबोन होती है। प्रोटीन चेन उसी के ऊपर फोल्ड होती है अपने ऊपर ही, और चेन जो है वो क्रिस क्रॉस करती है एक दूसरे के ऊपर, और बहुत सारे पॉकेट्स या सर्विसेज बनते हैं, और वो पॉकेट्स एक्टिव साइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैटालिटिक स्ट्रक्चर होता है बहुत सारे एंजाइम्स का वो टर्शरी होता है। अलबत्ता कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो जैसे कि आइसो एंजाइम्स हैं और उनकी एक्टिव साइट्स हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, तो एक एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कम से कम टर्शरी स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कुछ एंजाइम्स के पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन का, लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर हर एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा, याद रखेंगे, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिर्फ हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट ही नहीं होते। अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि मैकेनिज्म हमारा क्या कहता है। तो एक एंजाइम्स है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है। स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन किस वजह से है कि इसका एक कंपोनेंट है अमाइनो एसिड, और इसकी स्पेसिफिक शेप की वजह से। Every enzyme by virtue of its specificity recognizes and reacts with a special chemical substance called substrate। हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इस स्पेसिफिक एक्टिव साइट की वजह से सिर्फ ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही काम कर सकता है। Any enzyme therefore reacts only with its specific substrate and transform it into the product. It is then released unaltered, unaltered यानी कि बगैर किसी तब्दीली के, and thus again used again and again। यहाँ पे हम देखेंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट। एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट आकर अटैच हुआ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है तो ये रिएक्शन कैटालाइज हुआ है और एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग, यानी कि डिटैच हो गए हैं। अब यही एंजाइम सैकड़ों मिलियंस बिलियंस रिएक्शन कैटालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसने तो अपने आप को कंज्यूम करना ही नहीं है, ये तो अनअल्टर्ड एज इट इज़ जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए। अच्छा, थोड़ी सी बातें आप लोग एक्टिव साइट के हवाले से याद रखेंगे। जो एक्टिव साइट है ये भी बेसिकली अमाइनो एसिड से बनी होती है, इसमें 3 to 12 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक एंजाइम में सिर्फ एक ही एक्टिव साइट प्रेजेंट हो सकती है, 1 एक्टिव साइट पर एंजाइम। और एंजाइम्स जो है वो एक्वस मीडियम यानी कि पानी की फॉर्म में काम करते हैं, और एक्वस मीडियम जो है सब्सटेंस की आयोनाइजेशन कर देता है। एक्टिव साइट भी अमाइनो एसिड के चार्ज की वजह से, अगर अमाइनो एसिड के चार्ज जो है वो चेंज हो जाए तो एक्टिव साइट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह एक्टिव साइट जो है वो चार्ज होती है अमाइनो एसिड के चार्ज की वजह से। एक्टिव साइट के 2 फंक्शनल रीजन्स होते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। इनको हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके। अभी हम लोगों के सामने एक ये येलो टेबल हमारी बुक में गिवन है फीडबैक इनहिबिशन का, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन सर्टेन केसेस एंजाइम्स एक्ट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक पाथवे सच एज रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सीरीज़ की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का आपको पता है कि 2 फेजेस होते हैं, डार्क लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और उनके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसी तरह हर स्टेप पर डिफरेंट एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, इनका मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है एंजाइम्स की वजह से। तो हर स्टेप पे जो एंजाइम यूज़ होना है वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं एक साथ एक प्रिसाइज ऑर्डर में। ठीक है, कि इस स्टेप पे फ़लाँ एंजाइम चाहिए, इस स्टेप पे फ़लाँ एंजाइम चाहिए, इस स्टेप पे फ़लाँ एंजाइम चाहिए, तो ये इसी ऑर्डर में अरेंज होते जाते हैं। ठीक है,
ताकि जब रिएक्शन परफॉर्म हो रहा हो तो जिस एंजाइम की ज़रूरत हो वो फ़ौरन यूटिलाइज़ होता जाए। इस तरीके से जो एक प्रोडक्ट है पाथवे में वो अगले एंजाइम को ट्रांसफर। लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ, आप लोगों को बेटर समझ आएगा कि ये देखें, ये हमारा इनिशियल सबस्ट्रेट है, स्टेप नंबर 1 कि सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ फर्स्ट एंजाइम आया, इसने इस सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र किया और प्रोडक्ट बना दी बी। अब ये जो बी है ना, ये बेसिकली एंजाइम नंबर 2 के लिए बी सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगा, जबकि एंजाइम नंबर 1 ने इसको प्रोडक्ट बनाया है। अब ये जो प्रोडक्ट बनाई है एंजाइम नंबर 1 में जो कि बी है, ये एंजाइम नंबर 2 के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगा और फिर ये सी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब जो ये सी है ये एंजाइम नंबर 3 के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा, इसको इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस हैं ये सारे के सारे बी सी डी, और ये डी में कन्वर्ट होगा। अब जो डी है, डी एंजाइम नंबर 3 का तो प्रोडक्ट है, लेकिन ये एंजाइम नंबर 4 जो है उसके तौर पे सबस्ट्रेट का काम करेगा, सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगा, इसके साथ अटैच होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट ई बना लेगा। यानी कि एक जो केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ चल रही है उसमें एक जो सबस्ट्रेट है वो एक प्रोडक्ट जो बनती है वो अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करती है। एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि एक स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग साइट होती है एंजाइम की, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। जो चार्ज है एक्टिव साइट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा और एक्टिव साइट के ऊपर शेप कौन सी होगी, ये चंद अमाइनो एसिड्स, चंद कितने के 3 to 12 अमाइनो एसिड्स जो है वो डेफिनेटली जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी शेप कैसी होगी और इसका चार्ज क्या होगा। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के करीब लाया जाता है और वो एक स्पेसिफिक वे में अरेंज हो जाते हैं, क्वाइल करते हैं, फोल्ड करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वाइलिंग है, फोल्डिंग है, इसको डिफरेंट तरीके से मरोड़ तोड़ किया जाता है और फिर इसकी ग्लोबुलर सिमेट्री जो है वो एंजाइम की पूरी ग्लोबुलर जो सिमेट्री है वो फॉर्म हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एक डायग्राम, एंजाइम, एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग विद एक्टिव साइट, और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और प्रोडक्ट अलग हो गए। एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। गाइस अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो एक्टिव साइट है उसकी दो फंक्शनल रीजन्स हैं, एक बाइंडिंग साइट हो गई और एक कैटालिटिक साइट हो गई। हमारी बाइंडिंग साइट जो है, एसिड्स जो है एक्टिव साइट पे जो कि बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, वो बेसिकली कंस्टिट्यूट करते हैं बाइंडिंग साइट को, और ये हेल्प करता है एंजाइम की प्रॉपर सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करने के लिए। प्रॉपर सबस्ट्रेट को कैसे रिकग्नाइज करता है कि कौन से सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ अटैच होना है और फिर उसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये जो रिकग्नाइजेशन है यानी कि पहचानना सबस्ट्रेट और एंजाइम को, ये फंक्शन हमारा बाइंडिंग साइट परफॉर्म कर रहा है। ये प्रॉपर सबस्ट्रेट को बाइंड करता है एंजाइम के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है कैटालिटिक साइट को। अब कैटालिटिक साइट का क्या फंक्शन है, जो अमाइनो एसिड्स हैं एक्टिव साइट पे वो कॉज करते हैं कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, जो कि कैटालिटिक साइट्स कंस्टिट्यूट कर रहा है। एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है और एंजाइम अपना कैटालिसिस का फंक्शन परफॉर्म करने के बाद डिटैच होता है और फिर प्रोडक्ट एज इट इज़ अनचेंज रह जाती है। इसके लिए हम लोगों के एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। फर्स्ट वन इज़ एमिल फिशर और दूसरा डैनियल कॉशलैंड। उन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। लॉक एंड की मॉडल हम लोगों का पहले आया था। लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने 1894 में प्रपोज किया था। तो लॉक एंड की मॉडल बेसिकली इसी तरह है कि जैसे हम लोगों का एक लॉक है, उसके अंदर एक की जो है स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है या अनलॉक करती है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक की ही जो है वो इंसर्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई मर्ज़ी आप लोग की जो है वो लगाई जाए और ट्राई करें कि अनलॉक हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो एमिल फिशर के अकॉर्डिंग जो इंजाइम और सबस्ट्रेट था, इनका जो स्ट्रक्चर था वो भी जो है लॉक और की तरह था। एमिल फिशर के अकॉर्डिंग जो इंजाइम था वो की के तौर पे एक्ट करता था और सबस्ट्रेट लॉक के तौर पे एक्ट करता था, ठीक है। फेडरल में ये बात मेंशन है कि इंजाइम जो है वो की के तौर पे और सबस्ट्रेट जो है वो लॉक के तौर पे एक्ट करेंगे, ठीक है। और जो नॉच्ड पोर्शन है की का वो एक्टिव साइट के इक्विवेलेंट था, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता था कि ये हाईली एक्टिव साइट जो है वो हाईली स्पेसिफिक, अपने एक्शन पे हाईली स्पेसिफिक है और हर इंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है।
जो इंजाइम्स इस मॉडल के अकॉर्डिंग काम करते थे उनको हम कहते थे नॉन रेगुलेटरी इंजाइम्स। रेगुलेट की चीज़, रेगुलेट यानी कि वो किसी चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले तो वो रेगुलेटरी चीज़ होती है, और जो एडजस्ट ना कर पाए उसको हम नॉन रेगुलेटरी इंजाइम्स कहते हैं। तो ऐसे इंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे उनको उन्होंने, एमिल फिशर ने नॉन रेगुलेटरी इंजाइम्स का नाम दिया। ठीक है। जब एक इंजाइम एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करे और किसी और को कैटालाइज ना कर पाए तो उसको हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ठीक है। एक इंजाइम की प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट कर पाए प्रोडक्ट के अंदर। इस स्पेसिफिसिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। जैसे कि यूरियस इंजाइम बेस्ट एग्जांपल है। यूरिया और वाटर मिलते हैं और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और कौन सा इंजाइम यूज़ हो रहा है? यूरिएज। और लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एक्टिव साइट के अंदर, और एक्टिव साइट सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल लॉक एंड की मॉडल के बाद आया। इंड्यूस्ड फिट मॉडल 1959 में आया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल बेसिकली मोर एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ कंबाइन होता है तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट जो है उसकी शेप को थोड़ा सा चेंज कर देता है ताकि वो कैटालिटिक एक्टिविटी मोर अफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक्टिव साइट ज़्यादा अच्छे तरीके से अलाउ कर पाते हैं रिलेटिव सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के साथ अटैच हों, और इसी तरह इंजाइम जो है वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस परफॉर्म कर पाए। जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जब वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को ऐड करता है, इसी के साथ साथ ये कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर। और ऐसे इंजाइम्स जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं उनको हम रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक इंजाइम्स कहते हैं। एलोस्टेरिक इंजाइम्स वो होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा एक्टिव साइट पॉसिबल होती है। रेगुलेटरी इंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को बार बार रेगुलेट करते हैं, बार बार कैटेलाइज करते हैं, और इसीलिए इनको रेगुलेटरी इंजाइम्स भी कहा जाता है। ठीक है। साइड पे ही हम लोग छोटा सा येलो ब्लॉक देखेंगे कि बहुत सारे इंजाइम्स बेसिकली ऐसा नहीं है कि जैसे सेल है उसके अंदर ऑर्गेनेल है वो सारे साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही हैं तो इंजाइम्स भी इसी तरह फ्लोट कर रहे हैं। नो, दे आर अटैच टू मेम्ब्रेन सिस्टम्स इनसाइड द सेल एक स्पेसिफिक और ऑर्डरली अरेंजमेंट में। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है कि क्लोरोप्लास्ट में वो इंजाइम्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में अपना फंक्शन प्ले करना है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच हैं, और जिन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोगों ने वो फैक्टर्स को स्टडी करना है जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। देखें, डेली रूटीन में भी ह्यूमन बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल लेती हूँ कि एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर गया है, 45 को भी क्रॉस कर गया है, तो ह्यूमन बॉडी की जो एक्टिविटी है वो बहुत लो हो जाती है। हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने बेडरूम्स तक, अपने घर तक, और अननेसेसरी कंडीशंस में हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि हीट स्ट्रोक हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती है, बंदा फेंट हो सकता है। इन सारी कंडीशंस से बचने के लिए हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि जब तक दोपहर का टाइम है तो घर से बाहर ना निकलें अननेसेसरीली, और वाटर इनटेक को बढ़ा लें। सनबर्न से बचने के लिए सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करें, और ऐसे फूड्स यूज़ करें जो कि हमारी बॉडी को कूल रखें। ठीक है। तो हमारी बॉडी साथ साथ अपने आप को रेगुलेट करती रहती है होम्योस्टेसिस के ज़रिए, स्वेटिंग होती रहती है, प्रेस्पिरेशन है, बार बार लोग शावर्स लेते हैं, और इसी तरह अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजाइम्स काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टडी करना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंजाइम की जो बेसिक फंक्शनिंग है उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारे सामने 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन है इंजाइम कंसंट्रेशन। देखिए, जितना एक इंजाइम ने केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना है, जिस रेट पे कैटालाइज करना है,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम कितना एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिक टाइम में अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे कितना एंजाइम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने अनलिमिटेड क्यों रखा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड होने का मतलब ये है कि एंजाइम्स हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिए कि इतने एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, लेकिन सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है। तो इस वे कंडीशन में जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन का रेट, ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यहाँ पे समझ लें लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है कि जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो केमिकल रिएक्शन के रेट को जो है वो कंट्रोल करेगी। तो अगर एंजाइम्स कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं और सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो एंजाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स टेक प्लेस। जैसे जैसे एंजाइम्स मॉलिक्यूल बढ़ेंगे साथ साथ उनकी एक्टिव साइट्स भी बढ़ेंगी। ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी, ज़्यादा सबस्ट्रेट आके अटैच होंगे और ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और ज़्यादा केमिकल रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब तमाम जो सबस्ट्रेट और एंजाइम जो सबस्ट्रेट्स हैं वो अटैच हो जाते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ। अब ऐसी कंडीशन में जो रेट है वो ज़्यादा ऐसी कंडीशन में जो रेट है रिएक्शन का वो एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस तरह इसको अफेक्ट करती है कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कितना अवेलेबल है। ठीक है, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम कम रखें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ऐसा पॉइंट आता है जितने सबस्ट्रेट अवेलेबल होते हैं वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, अब फर्दर सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में तमाम जब एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाती हैं एंजाइम्स की, तो सबस्ट्रेट का इंक्रीज़ करने से रिएक्शन रेट इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ को स्टडी करते हैं। ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि एक तरफ हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखी है और दूसरी तरफ रिएक्शन रेट है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लाइन है यानी कि लाइन ए, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्टिव साइट से भी अवेलेबल है, रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे आके एक्टिव साइट्स जो हैं ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो चुकी हैं और एंजाइम सेचुरेटेड हो गया है। ठीक है, ये हम दूसरा रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन बी। इसमें भी ये देखें यहाँ तक बढ़ रहा है, एक्टिव साइट अवेलेबल है, लेकिन फिर एक पॉइंट आ रहा है कि एक्टिव साइट्स ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो चुकी हैं और रिएक्शन रेट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया है। मैक्सिमम रेट फॉर एंजाइम एट कंसंट्रेशन ए एंड बी, ये देखें यहाँ पे मैक्सिमम रेट है और इसका यहाँ पे मैक्सिमम रेट है। ठीक है, टेम्परेचर को देखते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या फिर एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या अफेक्ट होता है। कि ह्यूमन बॉडी है वो 37 डिग्री सेल्सियस इसका एंजाइम की प्रॉपर वर्किंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, क्योंकि ये एक सर्टेन लिमिट तक जो रेट है एंजाइम एक्टिविटी का जो रेट है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ करता है। इसकी रीज़न क्या है, देखें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट मिल रही है। हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी ने क्या काम करना है, हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हाई टेम्परेचर पे एक्सेलरेटेड होते हैं। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होगा और फिर एक्सेलरेटेड हो जाएगा हाई टेम्परेचर्स पे। इसी के साथ साथ जो हीट होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से मिलती है। हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स की मोशन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को। इसी वजह से जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली वाइब्रेट और मूव करना शुरू कर देते हैं। इतना जल्दी वो वाइब्रेट और उनके अंदर इतनी कोलिजन्स होती हैं, इतनी वायलेंट कोलिजन्स होती हैं कि रेट जो होता है रिएक्शन का वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन सम टाइम्स जो कोलिजन्स हैं वो इतनी ज़्यादा वायलेंट हो जाती हैं कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो भी लॉस्ट हो सकता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है वो लॉस्ट हो जाता है और ऐसी सूरत में हम एंजाइम को डीनेचर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये ग्राफ स्टडी करेंगे, एक तरफ टेम्परेचर का हम देख रहे हैं प्लॉट किया गया है और हम लोगों के दूसरे कोऑर्डिनेट पे रिएक्शन रेट को प्लॉट किया गया है। टेम्परेचर देखें, ह्यूमन बॉडी का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम शो की गई है, ये पीक लेवल है। ठीक है, ये पीक लेवल है।
यहाँ से लेकर पीक लेवल तक जितना 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेल्सियस के राइज होने से टेम्परेचर डबल हो रहा है। पीक पॉइंट पे आ गया है नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। पीक लेवल के आने के बाद अगर टेम्परेचर मजीद बढ़ा रहे हैं, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर बढ़ा रहे हैं, तो ये देखें रैपिडली डीनेचर हुआ इंजाइम, और इनकी इंजाइम की एक्टिविटी कम होनी शुरू हो गई और इंजाइम डीनेचर हो गया इस पॉइंट पे आके। और इस पॉइंट को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इस पॉइंट पे इंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। पीएच लेवल को देखेंगे कि नैरो रेंज में पीएच जो है वो नैरो रेंज में काम करती है। पीएच का ग्राफ बहुत ज़्यादा एमडीकैट में पूछा जाता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि देखें नैरो रेंज की बात हो रही है। नैरो एसिडिक कंडीशन में भी हो सकता है, नैरो अल्कलाइनिक मीडियम में भी हो सकता है। ये देखें, ये पीएच का ग्राफ है, बिल्कुल नैरो मार्जिन है। ठीक है, स्लाइट चेंज इन पीएच कैन कॉज चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट, और इसी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो समटाइम्स आयोनाइज भी हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में इंसान की एक्टिविटी या तो रिटार्ड हो जाती है या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगर पीएच में एक्सट्रीम चेंजेस आ जाएं तो इंजाइम के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इंजाइम डिनेचर भी हो सकता है। ये सब इंजाइम्स और उनकी ऑप्टिमम कंडीशंस लिखी हुई हैं, इन सबको आप लोग स्टडी कर लेंगे। 7 नॉर्मल रेंज होती है, 7 से नीचे बिलो 7 हमारा एसिडिक कंडीशंस होती हैं, और अबव 7 अल्कलाइनिक कंडीशंस होती हैं। आप लोगों ने ये याद रखनी है। वैल्यूज़ ये एमडीकैट में लाजमी कोई ना कोई वैल्यू पूछी जाती है कि कौन से इंजाइम्स अल्कलाइनिक मीडियम में काम कर रहे हैं और उनकी स्पेसिफिक वैल्यू। इनहिबिटर जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का इनहिबिटर है। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है एफएससी से, लेकिन इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनहिबिटर, इनहिबिटर नाम से जाहिर हो रहा है इनहिबिट करना, यानी कि किसी चीज़ को कम करना या रोकना। इनहिबिटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनाता, यानी कि इंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। और इसी तरह एक्टिव साइट जो है वो टेम्पररी या परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स हैं, पॉइजन्स हो सकते हैं, साइनाइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी मेटालॉइड्स हैं, और कुछ ड्रग्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इंजाइम्स इनहिबिटर्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, irreversible inhibitors, they check the reaction rate by occupying the active site or destroying the globular structure। irreversible inhibitor यानी कि अगर ये इंजाइम के साथ अटैच हो गए, ठीक है, तो ये रिवर्स नहीं होंगे, यानी कि वापस नहीं आ सकते। ये इस तरह रिएक्शन रेट को चेक करते हैं, यानी कि इनहिबिट करते हैं, कि या तो एक्टिव साइट्स को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं या फिर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये एक्टिव साइट्स को कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाकर, और फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। दूसरे हमारे पास इनहिबिटर्स हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये इनहिबिट कर भी दें तो केमिकल रिएक्शन, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो इनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है और हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन को देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड कम्प्लीटली और पार्शली बाय एन इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। देखें, एक इंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। यहाँ पे एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट नहीं अटैच होना था, सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ, यहाँ पे आके इनहिबिटर अटैच हो गया। ठीक है, अब अगर जिस सबस्ट्रेट ने इसके साथ इंजाइम के साथ अटैच होना था उसकी हम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें कि वो इसको ओवरकम करने में पॉसिबल हो जाए। ओवरकम किस कंडीशंस में करेंगे, कि ये जो यहाँ पे था इनहिबिटर अटैच था, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा दें कि इसको ओवरकम कर सके, तो ये चला जाएगा और यहाँ पे असल वाला सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव नेम से जाहिर हो रहा है जिनमें कोई कंपटीशन है, कोई मुकाबला है। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ सिमिलर होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी की वजह से समटाइम्स बाइंडिंग साइट्स इनहिबिटर को सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन वो कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर पाते, इसी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है, यूँ समझ लें कि जैसे एक फ्लॉक है, किसी भी चीज़ का फ्लॉक देख लें, बर्ड्स का फ्लॉक है और बर्ड्स कहीं मूव कर रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स कहीं मूव कर रहे हैं तो गलती से कोई दूसरा फ्लॉक का बर्ड एक फ्लॉक में आके चलना शुरू हो गया।
ठीक है। जैसे ही बाकी फ्लॉक वाले उसको रिकग्नाइज करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये हमारे फ्लॉक से निकल जाए, क्योंकि ये हमारे हमसे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, जब सारे बाकी फ्लॉक के बाकी जो बर्ड्स हैं फ्लॉक के, वो मिलके उसको निकालने की कोशिश करेंगे, वो निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनसे मैच ही नहीं कर रहे, और इसी वजह से वो उनके साथ मैच ना करने की वजह से प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा। प्रोडक्ट क्या बनाना, मतलब कि फूड फाइंड करना या घर या एनीथिंग रिलेटेड टू द बर्ड्स। ठीक है, इसके बाद है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स नेम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि इनमें किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं होता, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा होता और कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये ऐसी जगह पे एक्टिव साइट के अलावा भी किसी और पॉइंट पे भी इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये इंजाइम के स्ट्रक्चर को ही तब्दील करके रख देते हैं। इस तरह के अगर असल वाला सबस्ट्रेट भी आके एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाए, इंजाइम फिर भी काम करने के काबिल नहीं रहता, और कैटालिसिस तो होती ही नहीं है, एक्टिव साइट एक्टिवेट ही नहीं होती है। और अटैच हो भी जाए तो कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती और इंजाइम कैटालिसिस कर ही नहीं पाता। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि देखें, इंजाइम है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होना था सक्सीनिक एसिड। ठीक है, और इसने बनाना था फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन क्या हुआ कि जो कंपेटिटिव इनहिबिटर था वो आ गया मेलोनिक एसिड, और मेलोनिक एसिड आ गया क्योंकि ये सक्सीनिक एसिड के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, और ये मेलोनिक एसिड इसकी जगह पे आ गया, और इसी तरह कोई पॉसिबल रिएक्शन हो ही नहीं पाया। इसी के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स है, enzymes are composed of hundreds of amino acids. Some enzymes consist of a non-protein part known as activator. Many enzymes require non-protein part called activator या cofactor for their proper functioning. Enzymes are highly dash in nature, highly specific in nature. The enzymes which carry out the synthesis of dash are integral parts of ribosomes. तो यहाँ आएगा synthesis of proteins. ऊपर है some enzymes consist of a non-protein part known as an activator if it is an inorganic ion. So many enzymes require non-protein component called cofactor for their proper functioning. Enzymes important in photosynthesis are found in tire mitochondria. False. Large amount of enzyme can accelerate chemical reaction. False. Small amounts करते हैं. Kelvin Melvin proposed lock and key model. False. It was proposed by Emil Fischer. The active site of enzyme is composed of 4 regions. False. It composed of 2 regions. Structure of enzyme has no specific importance. False. इसकी specific importance होती है. अब हम लोगों का टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द रिएक्शन टाइप्स, के इंजाइम्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। इंजाइम्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक बेस पे कि वो किस तरह का रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, किस टाइप का रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है, और दूसरा ये कि वो किस टाइप का सबस्ट्रेट की बेस पे भी उनको क्लासिफाई करते हैं कि विच आर एक्टेड अपॉन बाय द इंजाइम्स। क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में इंजाइम्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। इनके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वीडियो के एंड पे मैं अटैच कर दूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इनके बारे में बता भी देती हूँ। वैसे नोट्स बहुत सिंपल होंगे, आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे आप लोगों को 100% पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस जो है, नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंजाइम्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं, और समटाइम्स ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ऐड करते हैं या हाइड्रोजन आयंस रिमूव करते हैं सबस्ट्रेट से, जिसके बेस्ट एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम्स है ट्रांसफरेजेस। ऐसे एंजाइम्स ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को कैटालाइज करते हैं। एक बात याद रखेंगे, अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे के अंदर कैटालाइज करते हैं। थर्ड हमारे पास इसका जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है, एक बात याद रखेंगे कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस वो एंजाइम्स हैं जो कि लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर आइंस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस नाम से जाहिर हो रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लेसिस मीन्स तोड़ना। ठीक है, एंड ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है लाइएसिस।
लाइएजेस कैसे काम कर रहे हैं, ये भी स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन और रिमूवल ऑफ ग्रुप के साथ एक्ट करते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोलाइसिस का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप आइसोमरेसिस। आइसोमेरेसिस बेसिकली क्या है? आइसोमर आपको पता है कि सेम केमिकल फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमेरेसिस में भी इंट्रा मॉलिक्यूलर जो रीअरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट होती है और इसी वजह से एक दूसरे के आइसोमर बनते हैं। लाइगेसिस मींस, लाइगेसिस को हम सिंथेटेसिस भी कहती हैं। सिंथेटेसिस इसका मतलब ये इनका फंक्शन क्या है? ये दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का जो फंक्शन है वो ये वाले एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग नोट से देख लीजिएगा, मैं सारे नोट्स अभी शेयर कर दे दूँगी वीडियो के एंड पे। और क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं: प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस और न्यूक्लिएजेस। वो इंजाइम्स जो प्रोटीन्स पे एक्ट करें उनको प्रोटीएजेस कहते हैं, जो लिपिड्स पे एक्ट करें और उनको हाइड्रोलाइज कर दें फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में, उनको लाइपेजेस कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करें जैसे कि अमाइलेज है, सेलुलेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, लेक्टेज है, उनको कार्बोहाइड्रेजेस कहते हैं। अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। सेलुलेज सेलुलोस और सेल्यूबियोस को, जो कि एक डाइसेक्राइड है, सेलुलोस को सेलुबियोस में कन्वर्ट करता है। माल्टेज जो है माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। और लेक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह न्यूक्लियसेस जो हैं वो डीएनए और आरएनए की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आरएनएजेस जो कि आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में डाइजेस्ट करते हैं और डीएनएजेस जो कि डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में डाइजेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ एटीपीएजेस जो कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं एटीपी की मसल्स में। इसी के साथ साथ ये हमारा सिंगल शॉर्ट चैप्टर था। ये हमने सारा इंजाइम्स के चैप्टर को कवर कर लिया है एमडी कैट और एफएससी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी जल्दी मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अब आप लोगों का एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप लोग इसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, अराउंड 50 मिनट्स की होगी और बहुत अच्छे से आप लोगों का ये चैप्टर क्लियर हो गया। फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करें, पूरी वीडियो देखा करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।